स्वागत है आप सभी का। 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। शाम के 5 बज चुके हैं। बड़ी और अहम तरीन खबरें, अहम मौज़ूआत इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की बात आज के प्रोग्राम में सबसे पहले होगी। गजा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमेरिका और इजराइल के दरमियान मुआहिदा, और इसके अलावा भारत और इजराइल भी एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। आइंदा 24 घंटों में मुमकिन है कि इस पर बड़ा फैसला हो जाए। ये सारी डिटेल्स आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ सियासी बयानबाजी बल्कि इंतजामिया का फेरबदल करने का सिलसिला या फिर तबादलों का सिलसिला भी अभी जारी है, वो भी आला ओहदेदार पुलिस महकमे के अंदर। थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले टॉप 5 तय फॉर्मेट के मुताबिक वो 5 खबरें जो सबसे ज्यादा आप देखते हैं, जिन पर आप सबसे ज्यादा एक तरह से पिन पॉइंट होती है, हाईलाइट्स होती हैं, या सबसे ज्यादा आप जिन पर रिएक्ट करते हैं। तो टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे गजा पट्टी की, क्योंकि ये वो खबर है जो न सिर्फ किसी एक खित्ते के अंदर, किसी एक इलाके के अंदर या किसी एक हिस्से के अंदर इस वक्त सरे फहरिस्त है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक में पढ़ी, देखी और सबसे ज्यादा जिस खबर पर तज्जिया या तबसरा हो रहा की जाने वाली खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास हुआ, लेकिन बेनतीजा खत्म हुआ, जिसमें गजा पर जंग से मुतल्लिक करारदाद मंजूर करने की कोशिश हुई। एक हफ्ते के दौरान दूसरी नाकाम कोशिश की गई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 2 घंटे बाद जहां बंद कमरे में इजलास खत्म हुआ तो प्रेस ब्रीफिंग में पता चला कि इख्तलाफात ही खत्म नहीं हो सके और इजलास एक बार फिर नाकाम हो गया। एक तरफ अमेरिका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अराकीन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम गजा के अंदर जरूरी इमदाद की फराहमी या फिर मजीद हलाकतों को रोका जाए, इसके लिए जितनी भी कोशिशें हुई हैं, इकदाम उठाए गए हैं, वो नाकाम साबित हुए हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के नुमाइंदे ने अमेरिका को सीरिया फायर मुआहिदे में रुकावट करार दिया। वहीं फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ये बता रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भी इजराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों में 200 से ज्यादा शहरी मारे गए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक मरने वालों की तादाद 10,020 से तजावुज कर गई है। दैट मीन्स 1 महीने के दौरान ये हमले हुए। लेकिन दूसरी तरफ IDF के बयानात हैं कि उन्होंने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। सिविल कैजुअलिटीज वहां पर हुई है जहां हमास ठिकाने बना रहा था। ये खबर आगे चलकर डिटेल्स इसके मुतल्लिक आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी खबर जो कि OIC से मुतल्लिक है, क्योंकि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तलब की गई इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के सरबराह कॉन्फ्रेंस में इजराइल हमास जंग और गजा में तारीख की बदतरीन तबाही के अलावा अब तक 10,000 से ज्यादा हलाकतें जो हो चुकी हैं, खित्ते के अंदर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अगले एतवार को इम्कानी तौर पर सऊदी अरब में गजा के बारे में OIC के इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, और ये बात कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन के करीबियों की जानिब से अभी तक सामने लाई गई है और अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। इजराइल और हमास के दरमियान जंग से खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल बन रही है और इस दौरान सऊदी अरब आमद गैर मामूली होगी। खुसूसन रवा साल दो तरफा सिफारती ताल्लुकात की बहाली और दुनिया के तब्दील होते हालात में सबसे अहम ये मोड़ होगा। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता 7 बरसों बाद ईरानी सदर का ये पहला दौरा होगा और अभी तक की अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में फ़लस्तीन या अरब के बच्चे हैं और औरतें भी हैं, और ऐसे में तवक्को की जा रही है कि ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है। ईरान किस बात पर जोर देगा वो भी देखने वाली बात होगी, और क्या अरब ममालिक जो कि इजराइल के साथ अब तक ताल्लुकात बनाने में बहुत हद तक कामयाब रहे या करीब या माजी करीब में हुई हैं, तो क्या इन सब के बीच में सिफारती ताल्लुकात को इजराइल के साथ खत्म कराने या इस जंग को रोकने में ईरान जो रोल प्ले करने की कोशिशें कर रहा है वो कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सिक्योरिटी अलर्ट है, कार्रवाइयां हो रही हैं, और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर आज सांबा जिले में एक बार फिर अलर्ट देखा गया, जहां पर एक तालाब से 4 भरी हुई मैगजीन और कुछ ढीले जिंदा जो राउंड्स थे वो भी बरामद किए गए। और ये जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ वाला इलाका है, जग गांव है। सड़क के किनारे बताया जाता है कि तालाब की सफाई हो रही थी, इसी दौरान यहाँ ये सारा जो सिलसिला है वो देखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट मोड पर थी, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चूंकि मामूल के मुताबिक होते ही हैं, नेशनल हाईवे है, तो उस दौरान ये हथियार बरामद किए गए हैं जो मैगजीन्स मिली हैं। SSP सांबा बिनमतूज की तरफ से भी कहा गया कि मैगजीनों जो जंग आलूदा थी, गोलियों से भी अंदाजा होता है कि उन्हें काफी अरसा पहले तालाब में फेंका गया है, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसे वाकयात को या इन हालात को सिक्योरिटी फोर्सेज या जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हाल ही में या पिछले हफ्ते आप देखेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग के बाद सिक्योरिटी जगह जगह बढ़ा दी गई थी, चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई। उसी तर्ज पर जम्मू के अंदर भी और दरअंदाजी की कोशिशें IB से लेकर LOC तक फौज और इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक कोशिशें हुई हैं, तो उन कोशिशों को
नाकाम बनाने के दौरान इस तरह के ऑपरेशन आपको दिखेंगे। इसी ऑपरेशन के दौरान आज 4 मैगजीन जिनमें गोलियां थी, लेकिन गोलियां चूंकि जंग आलूदा थी इसलिए लग रहा है कि काफी पहले ये सामान शायद तालाब के अंदर फेंका गया था। नेशनल हाईवे के पास वाला जक गांव सांबा के अंदर यह कार्रवाई, जिस पर पुलिस की जानिब से भी बयान सामने आया है। चौथी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्मा शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला न सिर्फ पहुंचा बल्कि आज से यहां पर इसे नस्ब भी कर दिया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज की तकरीब में मौजूद रहे। फौजी जवान काफी जो आज पुरजोश अंदाज में इस रैली की सूरत में मुजस्मे को ले जाया जा रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल जीरो एरिया जो कि सरहद के पास है और पाकिस्तान की सरहद भी यहाँ से कोई दूर नहीं है, इसलिए इस एरिया के अंदर इस तरह का मुजस्मा जो कि काफी अहमियत का हामिल भी समझा जा रहा है। यहाँ पर आज वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जो जब से वज़ीर आला बने हैं महाराष्ट्र के अंदर दूसरी बार, इससे पहले श्रीनगर गए थे, आज शुमाली कश्मीर वो गए, कश्मीर का दूसरा, लेकिन शुमाली कश्मीर का उनका ये पहला दौरा था। कल देर शाम वो जम्मू पहुंचे थे, आज सुबह कश्मीर पहुंचे और आज उन्होंने बयान भी जारी करते हुए कहा कि ये बाइस फ़ख्र है या फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िले में कुपवाड़ा के अंदर 7 नवंबर एक ऐसी तारीख लिखी गई जब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। 41 नेशनल राइफल मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कि घुड़सवार मुजस्मा जो कि यहाँ पर लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से भी नस्ब करने की पूरी जो अब तक कोशिशें हुई हैं उसमें कलीदी रोल अदा किया। और कुपवाड़ा जिले में भारत पाकिस्तान चूंकि आप देखते हैं आमतौर पर यह इलाका सरहदी बेल्ट चुके है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। और आज एकनाथ शिंदे के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, फौज के आला अफसरान जो कि शुमाली बेल्ट को देखते हैं, सरहदी इलाकों में मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी मौजूद रहे। और मराठा रेजिमेंट जो कि सरहदी बेल्ट के अंदर खिदमात अंजाम दे रही है, मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने का जिम्मा उठाया है, उसकी जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी की है ही, लेकिन साथ साथ जो अब तक मुतालबात किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि जवानों ने भी कई मरतबा हुकूमत के सामने इस तरह की बात या प्रोग्राम्स के जरिए इस तरह के मामलात उठाए गए थे, तो आज वो जो घुड़सवार मुजस्मा था वो शुमाली कश्मीर के अंदर नस्ब कर दिया गया है। पांचवी खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से, अगर आप नेशनल हाईवे पर या शहर कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना चाहते हैं तो अगले 24 घंटों के दौरान बिल्कुल भी सफर ना करें, क्योंकि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे मुरम्मती काम के पेश नज़र जिस पर ट्रैफिक बार बार रुक रहा है और अब इंतजामिया की जानिब से खुद क्लियर कर दिया गया है कि बुध के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए ये बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया, शाहरा पर कहा गया कि नाशरी से नवयुग टनल के दरमियान ट्रैफिक की नकलो अमल मुअत्तल रखी जाएगी। कौमी शाहरा पर सुबह के 9 बजे से कभी भी गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं होगी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाशरी वियाडक्ट जो गिरडर है इसको लगाने के पेश नज़र किसी भी गाड़ी को 10 बजे से उधमपुर से श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जनूबी कश्मीर की सुबह जम्मू के साथ राजौरी और पुंछ को मिलाने वाली जो मुगल रोड है या श्रीनगर लेह शाहरा है, ट्रैफिक की नकलो अमल हस्बे मामूल यहाँ पर जारी है और जारी रहेगी। वहाँ पर किसी तरीके से कोई कदगन नहीं होगी। नेशनल हाईवे पर एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। ये डिटेल्स अब तक की सामने आई हैं। ये 5 और अहम तरीन खबरें जो आपके सामने टॉप 5 में हमने आपके रखी हैं। इसके बाद 5 के पंच में सीधा हम चलेंगे उस मौजू की तरफ जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, वो है उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला का बयान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का एक बयान अब से कुछ देर पहले सामने आया। वादी कश्मीर में मीडिया के साथ बात करते हुए एक सवाल के जवाब में, जहां जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के मुतालिक जो ऑर्डर जारी किया गया था उस पर बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात कि अमरनाथ गुफा तक सड़क बनने का जो मामला है जिस पर BRO एक बड़ी कामयाबी खुद के लिए करार दे रहा है, उमर अब्दुल्ला का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। गुफा तक सड़क बनाने से माहौलियात को नुकसान पहुंचेगा, यह तबाहकुन है। और बड़ी खबर इस वक्त उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि झील डल, पहलगाम, सोनामर्ग में यहाँ के मामलात भी अदालती अहकामात इस हवाले से भी मौजूद हैं। किसी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना हो, किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई तामीरात न की जाए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने में नाकाम साबित हुई है। मुलाजमीन के मामले पर भी इंतजामिया की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया की बेबसी साफ नजर आती है और सिविल सर्विसेज रूल्स तमाम के लिए या कवायद तमाम लोगों के लिए मौजूद हैं, मगर LG इंतजामिया जो कर रही है वो ठीक नहीं है। LG इंतजामिया मुलाजमीन तंजीमों के दरमियान जो फासले हुए हैं, जो इस वक्त डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करने में उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नाकाम साबित हुए। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों अमरनाथ गुफा तक सड़क जैसे ही मुकम्मल की तो उसके बाद फौरी तौर पर
बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आए। बीआरओ की अब तक की सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट्स में से या कामयाबियों में से एक करार दिया गया, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने इस सड़क को लेकर कहा कि माहौलियात के हवाले से तबाहकुन है। उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला से भी। एक तो होने वाला है, लेकिन आबो हवा की बात है ना, यहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए तो अदालतों ने कितने फैसले दिए हैं। यहाँ डल के किनारे आपको कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है। डल के बीच जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। केव तो दूर की बात, पहलगाम में आज घर की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। गुलमर्ग में कितने लोगों के काम रोक दिए गए हैं। इसी तरह सोनमर्ग में बने हुए स्ट्रक्चर जो हैं उनको उन पे रोक लगी हुई है एनवायरनमेंट के वजह से। तो मुझे ये बताइए ना, अगर के डल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग तो बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या जरूरत? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ करते हैं, तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद जरूरत है। ये इन इलाकों में गाड़ियों को लेना उन इलाकों की तबाही के बराबर है। बाकी यात्रा और यात्री हमारे कंधों पे, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, कश्मीर के लोगों ने अपने कंधों पे इन यात्रियों को उठा के गुफा पे ले गए हैं। आज भी करेंगे, कल भी करते आएंगे, लेकिन हमारी आबो हवा से इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहाँ तक मैं कानून समझता हूँ, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो अहम तरीन सड़क अब मुकम्मल होने के करीब है, जिसमें बीआरओ की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी अमरनाथ गुफा के करीब पहुंचाई गई, और ये तस्वीरें जो कि बीआरओ की तरफ से खुद भी जानकारी इस पर दी गई और इनकी पुष्टि की गई। इस पर उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि ये तबाही वाली एक सड़क है और माहौलियात के हिसाब से खतरनाक। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से और साबिक नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता साहब इस वक्त है। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी ज्वाइन करने के लिए फोन लाइन पे। क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पे? एक तरफ बीआरओ कह रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का भी जो डर है या उनके जहन में एक बात है कि अगर अदालत के ऑर्डर्स हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो फिर पहाड़ी सिलसिले को, पहाड़ी इलाकों को काटने की क्या जरूरत? जिन इलाकों में शायद एक पवित्र स्थान है उसको बचाने की जरूरत थी। सरकार इससे खुद नुकसान पहुंचा रही है उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। देखिए, नंबर 1 तो पर्यावरण की चिंता इनको कब से होने लगी है। पूरा जंगल काट करके बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर डेमोग्राफी चेंज करने का इनकी सरकारों में प्रयास हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये एजेंडा है INDIA जो इनका ये अपना गठबंधन बना हुआ है, ये सनातन पर प्रहार करते हैं, ये हिंदुइज्म के विरोधी हैं। ये इनकी जो अप्रोच है ये एंटी हिंदू है, ये हमेशा से रही है। 2008 का हम देखें तब भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, कोई यात्रा नहीं आने देंगे, इस प्रकार की एक कोशिश जो इनके द्वारा की गई थी, ये उसी का एक हिस्सा है। जहां तक क्या पूरे देश में चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लो, जहां पर भी उत्तराखंड ले लो, दूसरे इलाके ले लो, वहां पर क्या
वो नहीं है, पिलग्रिमेज नहीं है, वहां पर लोगों को सहूलत नहीं दी जानी चाहिए। ये उस वक्त की बातें कर रहे हैं जब कोई साधन नहीं होते थे, तब भी राजा महाराजा ने वहां तक सड़कें पहुंचाई थी। और ये थोड़े दिन बाद ये भी कहेंगे दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, इससे माहौल खराब होता है। वही हमारी हिंदू आस्था का प्रश्न है ये इसके बाद कहेंगे शिवजी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इससे दूध की बर्बादी होती है। मैं तो किसी हर धर्म का सम्मान करता हूँ। ईद के वक्त जब बहुत से बकरे काटे जाते हैं तब तो उसकी इनकी बातें नहीं होती हैं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा के लेकर के इस प्रकार का एंटी हिंदू एजेंडा फैलाने का, ये सनातन का, ये पूरे विश्व भर में एक कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो हैं वो इस प्रकार से कोशिशें कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। एक जानी मानी टूल किट तैयार की गई है आने वाले इलेक्शन में किस प्रकार से वोट बैंक को या दूसरी चीजों को करने के लिए, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ये ठीक है कुविंदर जी, ये तो उनका अभी थोड़ी देर पहले ओपिनियन आया, लेकिन आप चूंकि अब फॉर्मर स्टेट के आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइंस रहती हैं या फिर अदालत के ऑर्डर्स हैं, अगर एक बात तो उन्होंने कही जो बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि आप पहलगाम या फिर सोनामर्ग या डल झील के आसपास अगर आप किसी को कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते तो फिर इस ऊपर वाले इलाके में भी पर्यावरण के हिसाब से भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आप भी चूंकि सिस्टम का हिस्सा रहे, आपको ये लगता नहीं है कि बहुत हद तक ये दुरुस्त है उमर अब्दुल्ला की ये बात भी, और इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप इस तरीके से रोड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे या इस इलाके के अंदर जब आप इतने दूर तक गाड़ियां ले जाएंगे, पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर जिसकी धार्मिक हिसाब से जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। देखिए आप आप ये नहीं समझते कि एनटीटी की गाइडलाइंस को जब ये रोड बनाई गई होगी तो उसकी परमिशन नहीं ली गई होगी, उसकी बिल्कुल परमिशन ली गई है। जहां तक डल की बात ये कर रहे हैं, दूसरी जगह पर ये बात कर रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट है। इस इंक्रोचमेंट को अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आकर के बैन लगाना पड़ता है, हमारी जो चीजें हैं उसको बचाया जा सकता है, तो वो इंक्रोचमेंट थी। ये साधन है लोगों को पहुंचाने के लिए, यहाँ पर पिलग्रिमेज बढ़ाने के लिए, यहाँ पर टूरिज्म को आगे करने के लिए। कल को ये भी कहेंगे कि चाइना पाकिस्तान में जब सड़कें बनाता है, उनका हमारा जो कश्मीर का एरिया है उस पर तो इनकी जुबान बिल्कुल नहीं चलती है। एक बार नहीं बोले कि वो हमारे इलाके में सड़क बना रहा है, वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, तब इनकी बात नहीं होती है। आज अगर बॉर्डर के लिए भारत भी अपनी सड़कें तैयार करता है, हमें अपने दुश्मनों का मुकाबला करना है, तो ये उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन खास करके जब अमरनाथ की यात्रा का प्रश्न आता है तो इस प्रकार की बातें शुरू हो जाती है। क्या और बहुत से ऐसे किसी भी धर्म का वो बना होगा, किसी ने किसी को नहीं रोका है। लेकिन तो कुविंदर साहब थोड़ा सा हम अगर पीछे चले जाएं, जब हम स्टेट के अंदर थे तो उस वक्त भी हमने 2 अलग अलग सरकारों में देखा, बल्कि तीसरी बार भी कोशिश हुई जब आपकी पीडीपी के साथ गवर्नमेंट थी कि इस इलाके तक रोड पहुंचाई जाए, जितनी बेहतर फैसिलिटीज़ हों वो तमाम लोगों तक जो बाहर से आते हैं, यात्री पहुंचते हैं, उनके लिए हो। उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो फिर ये 2 तरह का ओपिनियन 2 अलग अलग जगहों पर आज के वक्त में क्यों? इस पर सवाल उठना तो फिर जायज़ है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर कभी साधन में थे नहीं। अब क्या सरकार को वहां तक साधन नहीं पहुंचाने चाहिए हैं? जब ये कहीं गंडोला बनता है, दूसरा बनता है, तब भी इस प्रकार की आज सड़कें बन रही हैं। कश्मीर में भी बहुत सी सड़कें बन रही हैं, तो वो परमिशन लेकर के, वो समय की जरूरत है। हिंदुस्तान की आबादी, कश्मीर की आबादी कैसे बढ़ रही है, आज लोगों को साधन की जरूरत है। तो उस चीज से ये सारी ये कोर्ट से परमिशन लेके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, एनटीटी से परमिशन लेके ये सब चीजें वो तय होती हैं। तो जहां तक ये पर्यावरण की बात है तो पूरे विश्व भर में इसके लिए सभी लोग बैठते हैं और भारत भी उसका हिस्सा है, हम भी बातें करते हैं। लेकिन जहां जहां जरूरत है उस प्रकार वहां तो किसी ने कोई बैन नहीं लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता साहब थे। और उमर अब्दुल्ला का तकरीबन 1 घंटे पहले जो स्टेटमेंट आया बीआरओ की जानिब से, जो रोड मुकम्मल की गई है और जो तस्वीरें साथ साथ आप देखी हैं, उस पर जो उमर अब्दुल्ला का बयान था उस पर वो अपना ओपिनियन दे रहे थे या रिएक्ट कर रहे थे।
कुविंदर गुप्ता साहब। अब आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक और ऑर्डर सामने आया जिसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे के अंदर फेरबदल किया गया और 2 अहम अफसर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिला महकमे की जानिब से जो अहकाम सादर किए गए। एक विजय कुमार, जो आपको याद होगा कि आईजीपी कश्मीर अब से थोड़ी देर पहले तक थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर वो संभालेंगे और इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रहेंगे। नई जिम्मेदारी के तौर पर उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखनी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रोविंस में पर्टिकुलरली इस ऑर्डर के मुताबिक विधि कुमार बिरदी यानी वीके बिरदी, जिनको आपको याद होगा कि इससे पहले वो मुख्तलिफ अजला के अंदर एसएसपी रह चुके हैं और साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ भी रह चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले विजय कुमार की जगह उनको जिम्मेदारी मिली और वो अब नए आईजीपी कश्मीर होंगे। ये 2 वो अफसरान हैं, एक को अमन कानून की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखनी होगी, मॉनिटरिंग रखनी होगी, और दूसरी तस्वीर जो आपके सामने और बाएं और वो ऑर्डर जो दाखिला महकमे की जानिब से होम डिपार्टमेंट की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया, जिसमें मुकम्मल तफसीलात सामने आई। दोनों अफसरान को नई जिम्मेदारियां दी गई। इससे पहले आपको याद होगा कि जब दफा 370 की तनसीख हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त भी अमन कानून की सूरत हाल जब डिस्कस की जा रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर कदगन लगी थी, पाबंदियां थी, इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, तो डेली बेसिस पर ब्रीफिंग करने या मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए वीके बिरदी मीडिया के सामने आते थे। उस वक्त उनको जिम्मेदारी थी। डॉक्टर सहरिश असगर के साथ वो प्रेस ब्रीफिंग कई बार करते रहे। उसके बाद उनको डीजी सीआरपीएफ के तौर पर जिम्मेदारी मिली और अब जाकर आईपीएस ऑफिसर वीके बिरदी को जम्मू कश्मीर के अंदर नई जिम्मेदारी आज दी गई और कश्मीर प्रोविंस के अंदर बतौर वो आईजी अब काम करेंगे विजय कुमार की जगह, जिनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है। नया ऑर्डर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, दाखिला महकमे की तरफ से जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मामलात के बाद आगे बढ़ेंगे और बात जरा अब उस हॉट टॉपिक की जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि सुर्खियों में है, सबसे ज्यादा जिस पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद ये जंग रुके और इंसानी जानों का जो ज़िया हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, या जिस जंग को 1 माह मुकम्मल हो चुका है, उस पर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखना जरूरी, क्योंकि ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। और बात जरा इजराइल फ़लस्तीन के हवाले से और गजा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर बड़ी खबर यह है कि इजराइल की जो बिल्डर्स एसोसिएशन है उसने इजराइल की हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत से फौरी तौर पर मदद ली जाए। और मदद क्या लेनी है कि 50,000 से 1 लाख वर्कर्स को या कारकुनान को वो भर्ती करें, कंपनी को इजाजत इजराइल की हुकूमत दे। फलस्तीनी शहरियों को अब काम करने में मुश्किलात हैं, ना उनकी जो वीज़ा से मुतल्लिक जो उनके इश्यूज थे वो हल हो रहे हैं, और दूसरा जितने भी फलस्तीनी शहरी अभी तक इजराइल के अंदर काम कर रहे थे उनको चूंकि निकालने का कई लोगों को फैसला जो बॉर्डर के करीब करीब थे इजराइल ने लिया था, और बाकी लोग जो कंपनियां छोड़कर वापस चले गए, इसलिए इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इजराइल की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ये इजाजत दे कि 1 लाख तक हिंदुस्तानी वर्कर्स को भर्ती वो कर सकें, कंपनियों के अंदर मुलाजमत उनको दे सकें। इसकी इजाजत बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार उन्हें दे, ताकि तकरीबन इतने ही फलस्तीनियों की जगह ले सकें जो गजा पट्टी के अंदर इजरायली फौज और हमास के इस जंग के दरमियान वर्क परमिट खोल चुके हैं या फिर उनके पास दस्तावेजात नहीं है। एक बात, दूसरा जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई वो ये भी बता रही हैं कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन, जिसके हाइम फेंगलन है जो नुमाइंदे हैं, और उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या कंपनी के अंदर नए मुलाजमीन भर्ती करने या नहीं। इसमें भारत के साथ कहा कि बातचीत चल रही है और फिलहाल इसकी मंजूरी के लिए इजरायली हुकूमत के फैसले का इंतजार है। यह भी कहा गया है कि हुकूमत जो भारत की है उसके साथ बातचीत चल रही है, मुमकिन है कि बहुत जल्द भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला आए, और ये भी वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से तकरीबन 50,000 से 1 लाख कारकुनान को मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम करने या काम को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। अब आप देखेंगे तो गजा के अंदर 31-32 दिन जो मुकम्मल हो रहे हैं, 10,000 से ज्यादा शहरी मारे जा चुके हैं, 1,500 के करीब इनमें इजराइल के शहरी भी हैं। 7 अक्टूबर को इस हमले में जो मारे गए हैं, 250 के करीब यरगमाल बनाए गए। इन सब के बीच आपने देखा तो गजा पट्टी में बेशतर इलाकों के अंदर मजदूर कामकाज छोड़ चुके हैं। ज्यादातर लोग जान बचाने की गर्ज से अलग अलग इलाकों के अंदर चले गए। वेस्टर्न पार्ट से, खान यूनिस के इलाके से जुनूबी हिस्सा है। इसी वजह से अब जब कंपनियां खाली हैं, इलाके खाली हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि खतरात काफी ज्यादा हैं, तो अब तकरीबन मुमकिन है कि 90,000 फलस्तीनी वर्कर्स जो इस कंपनी को छोड़ चुके हैं या जो मुख्तलिफ कंपनियों के जो इस इदारे के तहत चलती हैं उनको छोड़ा जा चुका है। अब भारत से मदद की अपील की गई है। तो अब क्या भारत
हुकूमती सतह पर कोई फैसला लेगा या नहीं, आइंदा 24 घंटे काफी अहम है। मुमकिन है कोई फैसला लिया जाए, लेकिन खबर यह है कि हिंदुस्तान और इजराइल ने इसी साल मई के महीने में एक एग्रीमेंट किया था, एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत 42,000 हिंदुस्तानी वर्कर्स को इस रियासत के अंदर या इजराइल के अंदर तामीरात और नर्सिंग के शोबों में काम करने की इजाजत दी गई है। तो अगर 50 या 60,000 और वर्कर्स चले जाते हैं तो 1 लाख से ये तादाद तजावुज कर जाएगी। लेकिन इस इकदाम के लिए फिलहाल भारत सरकार की मंजूरी का और पहले इजराइल हुकूमत क्या मंजूरी अभी तक बिल्डर्स एसोसिएशन को देगी या नहीं, उस पर नजर सबकी होगी और उसके बाद भारत सरकार इस पर हतमी फैसला देगी। साथ साथ दूसरी खबर आपको यह भी बताएं कि हमास इजराइल जंग को आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। 10,022 लोग अब तक, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक, मारे जा चुके हैं। बमबारी में अब तक 56 मसाजिद शहीद हुई हैं, 122 स्कूल तबाह हो चुके हैं, हजारों रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो अभी तक बातचीत कर रहे थे कि क्या इस जंग को आगे ले जाया जाए या फिर रोका जाए, इसमें खबर यह है कि दोबारा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, गुफ्तगू हुई है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और अमेरिका भी इजराइल को राजी करने में अभी तक नाकाम रहा है कि क्या फिलहाल वक्फा दिया जाए इस जंग को या नहीं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 11,500 से ज्यादा लोग मरे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से हमला किया गया तो इजरायली वजारत सेहत और डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 1,462 लोग मारे गए, यानी 1,462 लोग उस हमले में मारे गए जो 7 अक्टूबर को हुआ। इसके बाद जब जवाबी कार्रवाइयां शुरू हुई, 250 के करीब लोग जो हमास की तरफ से, जिनमें यह भी कहा गया कि 8 लोग छोड़े गए, 50 के करीब मारे गए जो आईडीएफ की तरफ से हमले किए गए, हमास की स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन हमास ने यरगमाल 239 शहरियों में से ज्यादातर लोगों को अपने पास रखा है, जिनको छुड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। इधर बमबारी में पिछले 24 घंटों के दौरान फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 250 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक, आज नवंबर की 7 तारीख तक, यानी 31 दिनों के दौरान 10,022 लोग मारे जा चुके हैं और हर एक घंटे के बाद यह तादाद बढ़ रही है। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि मरने वालों में 4,104 बच्चे और 2,641 खवातीन शामिल हैं और 25,400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं 31 रोज की इस जंग में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का अब तक का जो मौकिफ है कि उन्होंने शहरी इलाकों को टारगेट नहीं किया, लेकिन जिन इलाकों को हमास की जानिब से ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, कई एक इलाकों में उनके मुताबिक अस्पताल थे, मसाजिद थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थी और यहां तक कि अल अजहर यूनिवर्सिटी को भी यह कहकर निशाना बनाया गया कि हमास की जानिब से भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और इंडोनेशिया का एक बड़ा अस्पताल जो कि इंडोनेशियाई हुकाम के जेर तहत के मातहत चलता था, उस इदारे को भी हमास की जानिब से अभी तक शहरियों के हलाकतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इन इलाकों को निशाना बनाया है। इधर गजा से एक और खबर आपको बताएं कि अमेरिका की तरफ से एक नया मंसूबा तैयार किया गया है और इस मंसूबे के मुताबिक अब इजराइल की मजीद मदद होगी। आईडीएफ को हथियार दिए जाएंगे, वही आईडीएफ जो गजा पट्टी के अंदर 31 दिनों से जंग में मसरूफ है 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद। अभी तक की जानकारी के मुताबिक $320 मिलियन के हथियार की मुंतकली का मंसूबा जो है वो इजराइल के लिए बनाया गया है और आईडीएफ जब यह हथियार अमेरिका से लेने जा रहा है या तैयारी की जा रही है, मंसूबा है, तो न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका की जबरदस्त तनकीद हो रही है। उसकी 2-3 वजूहात, एक तो ये कि जंग को इस वक्त रोका जाना चाहिए। बाज़ मुबस्सरीन का यह ख्याल है कि फौरी तौर पर हथियारों को कम करके जंग को रोकने की कोशिश थी, शहरी इलाकों को रोका जाना चाहिए था और मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ $320 मिलियन के हथियारों की मुंतकली का मंसूबा जब बनाया गया है तो अमेरिकन मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका के जो सेनेटर हैं माशा ब्लैकबर्न, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद की है अमेरिकन सेनेट के अंदर और खड़े होकर उनकी तरफ से कहा गया है कि इस जंग को रोकने में इजराइल से बड़ा रोल अगर था तो वो अमेरिका का था, लेकिन बदकिस्मती से कम करने के बजाय इस जंग को और आगे ले जाया जा रहा है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है, $320 मिलियन के जो अभी तक की डिटेल्स हैं, इस मंसूबे पर काम हो जाता है, यह हथियार आईडीएफ को दिए जाते हैं, तो शायद बाज मुबस्सरीन के मुताबिक और अमेरिकन सेनेटर के मुताबिक इस जंग को आप और तवील जाते हुए 5 से 6 महीने तक इस तरह की सूरत हाल शायद आपको खत्म होते हुए और ये जो इंसानी हलाकतों के जिस बहरान से या जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं इसको कम होते हुए आप ना देख सकें। लेकिन दूसरी तरफ मनसूबाबंदी की मंतकी का जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है वो भी खबर है कि स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबलीज हैं उनके जरिए दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जंगी तैयारियों के जरिए फायर किए जाने वाले जो गाइडेड हथियार हैं वो भी इस मंसूबे में शामिल हैं।
जो इजराइल को दिए जा सकते हैं, आईडीएफ को दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो इससे खित्ते के अंदर जंग आप कम होने के बजाय शायद और तवील मुद्दत तक चलने के लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात जरा करते हैं उस अस्पताल की जिस पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया और यह कहा गया कि हमास की तरफ से इंडोनेशिया की हुकाम की जानिब से चलाया जाने वाला अस्पताल जो जुनूबी हिस्से में चल रहा है उसको टारगेट किया गया था कि यहां पर हमास का ठिकाना है। लेकिन एक बयान इजरायली बमबारी की जद में जो इंडोनेशिया का अस्पताल आया है, इंडोनेशिया की ग्रुप की तरफ से दावा किया गया है कि अस्पताल के अंदर कोई टनल मौजूद नहीं थी, हमास ने कभी भी इस टनल को इस्तेमाल नहीं किया और ना इस तरह की कोई हरकत अस्पताल के कॉम्प्लेक्स के अंदर हुई है। इजरायली बमबारी की जद में 1 महीने से रहने वाला गजा शहर का जो सबसे बड़ा एक तरह से अस्पताल अल शिफा था, उसके बाद दूसरा बड़ा अस्पताल था जिसको इंडोनेशियन हॉस्पिटल कहा जाता है। पुरानी तस्वीरें आपके सामने पिछले 1 महीने की, जिसमें इजराइल का इल्जाम यह है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक टनल बनाई गई है, उस टनल का इस्तेमाल आईडीएफ पर हमले करने के लिए गजा के या हमास के लड़ाकों की तरफ से तैयार किया गया है। जबकि अस्पताल के मुंतजमीन की तरफ से आज इल्जाम की तरदीद करते हुए बयान जारी किया गया कि हमास अस्पताल को अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है और इंडोनेशिया के अस्पताल चलाने वाली इंतजामिया के बारे में जो इल्जाम लगाया गया था कि यहां से मिसाइल लॉन्च किया गया है, इजरायली फौज के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि अल शिफा अस्पताल, शेख हमाद अस्पताल और इंडोनेशिया की तरफ से तामीर किए जाने वाले जो अस्पताल है, यहां पर हमास ने किसी भी तरीके से कोई ठिकाना नहीं बनाया। ये वही अस्पताल है जो आपको याद होगा इंडोनेशियन हुकूमत जिसको चलाती है, लेकिन इस अस्पताल को भी पिछले दिनों टारगेट किया गया था। फिलहाल दोबारा से यहां पर सर्विसेज का आगाज किया गया है अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जिस पर बयान आज पहली मर्तबा 10 दिनों के हमले के बाद, आईडीएफ के बयान के बाद अस्पताल इंतजामिया का सामने आया है। चलिए 5 के पंच में स्टूडियो की घड़ियां आगे जाने की इजाजत हमें नहीं दे रही है, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज पर बने रहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार